जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10 सीबीएसई का सबसे लास्ट चैप्टर है और आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस। तो इस चैप्टर में हम चांसेस के बारे में पढ़ेंगे किसी भी इवेंट के, और किसी भी इवेंट के चांसेस निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है जो हमको मालूम होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है? जैसे हमको ए निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक इवेंट ए की। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एन ए अपॉन एन एस। क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी? एन ए अपॉन एन एस। अब यहां पे एन ए क्या है? एन ए का मतलब है फेवरेबल केसेस ऑफ ए, यानी अगर हम किसी इवेंट ए की बात कर रहे हैं तो उसके फेवरेबल कंडीशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए। तो ये ए के फेवर करने वाले जो जो कंडीशंस होंगे उसके नंबर्स को लिखना है। एनएस का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें दो चीज आ सकता है, हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस उसके कितने होंगे? दो। मैं किसी डाइस को फेंकता हूं तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो उसका सैंपल स्पेस होगा 6। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो उसका सैंपल स्पेस होगा 7। तो जो टोटल वैल्यूज होंगी उनको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। पहला चीज याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन एन एस। टोटल सैंपल स्पेस में से जो हमारे काम का वैल्यू उसको ऊपर लिखते हैं। दूसरा वैल्यू फॉर्मूला बच्चों, प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से कम हो सकती है, एक के इक्वल हो सकती है, जीरो से ज्यादा या जीरो के इक्वल हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीजों को बच्चों याद रखना। तो पहला चीज आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की लिमिट याद रखना। प्रोबेबिलिटी होगा 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1 भी हो सकता है। थर्ड जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी इवेंट के होने को अगर हम पी ए लेते हैं तो उसके नहीं होने के चांसेस को हम क्या लेते हैं? पी ए बार। और दोनों का सम इक्वल टू कितना आता है? 1। बस ये तीन फॉर्मूले से या तीन कंडीशन से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को हम क्या बोलते हैं? पीई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई को पीई बार बोलते हैं। और इन दोनों का सम कितना होगा? हमेशा 1 होगा। The probability of an event that cannot happen is, जो प्रोबेबिलिटी या जिस इवेंट के नहीं होने के चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जो चीज हो ही नहीं सकता उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली जस्ट इसके अपोजिट क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी होगा ये श्योर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। देखो एकदम सिंपल सा है बच्चों। नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, होगा यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। जो नहीं हो सकता उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो पक्का होगा उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जितनी प्रोबेबिलिटी है सबका सम इक्वल टू कितना होगा? 1. The probability of an event greater than or equal to dash and less than or equal to, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा होगी या किसके इक्वल हो सकती है? 0 के। क्योंकि हमको मालूम है बच्चों, प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, 1 होगा या 1 से छोटा। इसीलिए सेकेंड कंडीशन में क्या बोला? लेस देन और इक्वल टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। इस तरीके से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स इसका मतलब है कोई भी कंडीशंस के होने के चांसेस, अगर दो कंडीशन दोनों के चांसेस 50-50% हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब दोनों के चांसेस एकदम एक जैसे हो, बराबर हो, तब हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी दोनों के आने के चांसेस सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के चांसेस कितने हैं 50%, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी किसी के चांसेस ना ज्यादा है ना किसी के चांसेस कम है, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। कार स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कार की कंडीशंस के ऊपर, और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी अगर आप स्टार्ट किए तो ये हो सकता है कि स्टार्ट हो, ये हो सकता है कि स्टार्ट नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि एक बार स्टार्ट होगा एक बार चांस नहीं, दोनों के चांसेस 50% नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कार एकदम मस्त है, एकदम नई कार है, तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कार अगर बहुत खटारा है, यानी बहुत समय हो गया, बहुत पुरानी है या मेंटेन नहीं है, तो उसको स्टार्ट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि दो स्टार्ट होने के चांसेस और नहीं स्टार्ट होने के चांसेस दोनों बराबर नहीं है। इट मींस इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, अ प्लेयर attempt to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot। अब बच्चों ये डिपेंड करता है कि अगर हम बॉल को बास्केट में फेंके तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जिसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता तो वो फेंकेगा तो उसके जाने और ना जाने के, बास्केट करने के और नहीं करने के चांसेस इक्वल नहीं रहेंगे। लेकिन कोई बंदा अगर जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके चांसेस जो रहेंगे बास्केट करने के वो एज कंपेयर टू एक अनएक्सपीरियंस पर्सन ज्यादा रहेंगे, तो चांसेस बराबर नहीं रहेंगे। इसीलिए हम इसको भी बोलेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ये डिपेंड बहुत सारी चीजों पे करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो बच्चों ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों के चांसेस आने के आंसर के 50-50% है। इसका मतलब इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर बच्चा हुआ तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, यानी दोनों के चांसेस क्या रह सकते हैं 50-50%। इसका मतलब ये भी कि किसका एग्जांपल है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखो बच्चों, गेम स्टार्ट करते हैं तो हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के, यानी दोनों के चांसेस सेम है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये एक फेयर वे रहेगा दोनों टीम के लिए कि जो कॉइन को आप फेंक रहे हो उसके जितने हेड आने के चांसेस है उतने ही टेल आने के चांसेस है। तो बेटर रहता है हम कॉइन से टॉस करके डिसाइड करें बॉल कौन स्टार्ट करेगा, फुटबॉल कौन स्टार्ट करेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन इन चारों में से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये जो 2/3 है इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 0.66 समथिंग आएगा। 15% का मतलब क्या होता है बच्चों, 15/100। इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 से बड़ा। इसको लिखेंगे 7/10। सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव।
लेकिन ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो आपको मालूम है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। एमसीक्यू में बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को क्या दिया गया है, पीई, और उसकी वैल्यू दी है 0.05। आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको मालूम है बच्चों, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू कितना होता है, 1। यहां पे पीई का वैल्यू कितना दिया है, 0.05। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, पीई बार की। तो हम कैसे निकालेंगे, पीई बार इक्वल टू 1 माइनस ये 0.05 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 0.05। अब 1 में से अगर मुझे 0.05 को माइनस करना है तो मैं कैसे माइनस करूंगा, 1 के बाद पॉइंट में कुछ नहीं है तो हम 000 लिखते हैं। अब यहां पर लिखते हैं 0.05, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 और यहां कितना आएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज 0.95। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ये एक सपोज बैग है, इस बैग में कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब इस बैग में से एक कैंडी को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में बच्चों एक चीज देखिएगा, आपके पास सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का। ये पीओ जो लिखा है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो आपको मालूम है बच्चों, नॉर्मली फॉर्मूला होता है पीए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। यानी अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए लिखते हैं, ऐसे ही ओ की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ। अब यहां पर एक चीज देखिए बच्चों, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी आपको मालूम है क्या, नहीं। तो आप लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को क्या ले लेते हैं, एक्स। मतलब इस बैग में कौन सी कैंडी भरी हुई है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। और कितनी है कैंडी वो हमको नहीं मालूम, तो हमने इसको क्या ले लिया, एक्स। मतलब इस बैग में टोटल कितने कैंडीज हैं, एक्स। तो टोटल को हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज में एक भी नहीं है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, 0। बच्चों ये कॉमन सेंस भी है, जिस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है उसमें से आप ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं निकाल सकते, तो ऑरेंज के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये कॉमन सेंस है। पर यदि हमको बनाना है तो हमको यहां पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अगर हमको लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालना है, हमको क्या निकालना है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो बच्चों क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी। लेमन को एल से डिनोट कर देंगे तो नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल कितनी वैल्यूज है, एक्स। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी टोटल के टोटल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, उनकी वैल्यू भी कितनी है, एक्स। मतलब कहना ये चाहते हैं बच्चों, आप कैंडी निकालोगे मतलब 100% है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालेंगे, क्योंकि उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को छोड़ के कोई कैंडी है ही नहीं। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1। It is given that in a group of 3 students, 3 students है, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Not having same birthday मतलब दो not having same date पे बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। तो इस इवेंट को हम क्या ले लेते हैं, ई।
तो पीई का वैल्यू कितना दिया है 0.992, सॉरी एनई का वैल्यू, यानी सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी दिया है, तो ये क्या दिया हुआ है पीई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे मतलब इसका ऑपोजिट बोल रहा है, ऑपोजिट बोल रहा है मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीई का ऑपोजिट होता है पीई बार, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। पर बच्चों आपको मालूम है किसी भी चीज के होने के और नहीं होने के इवेंट दोनों का सम इक्वल टू कितना होगा 1। पीई का वैल्यू कितना है 0.992, पीई बार का वैल्यू कैसे निकालोगे आप 1 माइनस 0.992। अब 1 को और 0.992 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 देखो 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं है और इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू, तो 1 के बाद कितने जीरोस लिख देंगे 3 जीरो, और यहां पे क्या लिख देंगे 0.992, ये आ जाएगा 800। तो ये आ जाएगा हमारा सेम बर्थडे होने के चांसेस कितने हो जाएंगे 0.008। A bag contain 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग है, इसमें कितने रेड बॉल है 3 रेड बॉल है, और 5 क्या है ब्लैक बॉल्स, ठीक है 5 क्या है ब्लैक बॉल, मतलब टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल बॉल्स कितने हो गए 8। जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है उसी को अपन क्या लेते हैं एनएस। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल बॉल, टोटल बॉल कितने हैं 8, रेड बॉल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कितना हो जाएगा 3/8। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है नॉट रेड, सेकंड क्या बोल रहा है नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब क्या होगा, रेड की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लेते हैं पीआर, नॉट रेड बोलेगा तो क्या होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। अब आपको मालूम है बच्चों इसका बेसिक कंडीशन किसी भी चीज के होने के और नहीं होने के चांस मिला के कितने होते हैं 1, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी और रेड नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होगा 1। अब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 3/8, तो रेड नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे +3/8 ट्रांसफर हो जाएगा उधर तो आ जाएगा -3/8, और यदि ये 1 - 3/8 आ गया तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, तो पी आर बार इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5/8, मतलब रेड बॉल नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 कौन से मार्बल है रेड मार्बल, 8 कौन से मार्बल है व्हाइट मार्बल, और 4 कौन से मार्बल है ग्रीन मार्बल, 4 कौन से मार्बल है ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। सबसे पहले एक काम करते बच्चों, इसको प्लस करते हैं कितने हो जाएंगे 17 मार्बल्स टोटल है। ये जो टोटल मार्बल्स रहता है इसी को हम क्या लेते हैं एनएस, टोटल मार्बल को हम क्या लेते हैं एनएस। एक मार्बल निकाला गया उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो बच्चों अगर रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने रेड मार्बल रहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, कितने हैं रेड मार्बल्स 5। एनएस का मतलब क्या होता है टोटल मार्बल, टोटल मार्बल कितने हैं 17। तो बच्चों अगर आपको प्रोबेबिलिटी रेड की निकालनी है तो टोटल 17 में से जितने रेड मार्बल रहते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, दैट इज
5/70। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी अगर रेड बॉल की निकालना, आर यानी रेड, तो अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल मार्बल। टोटल कितने मार्बल्स है यहाँ पे 70। हमारे काम का कौन है, सिर्फ रेड। रेड कितने हैं 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/70। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाइट मार्बल। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी व्हाइट की निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल सैंपल स्पेस में से या सैंपल स्पेस में से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाइट की। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल लिख देंगे। व्हाइट मार्बल कितने हैं बच्चों, 8। सैंपल स्पेस कितना है 70, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कितना हो जाएगा 8/70। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है, नॉट ग्रीन बोल रहा है, नॉट ग्रीन। तो ऐसे कौन से बॉल है जो ग्रीन नहीं है, इसमें से मार्बल, सॉरी, ऐसे कौन से मार्बल है जो ग्रीन नहीं है। तो देख रहे हो बच्चों, टोटल मार्बल कितने हैं 17, उसमें से ग्रीन कितने हैं 4। तो कौन ग्रीन नहीं है, रेड प्लस व्हाइट। नॉट ग्रीन मतलब क्या होगा, रेड प्लस व्हाइट। रेड कितना है 5, व्हाइट कितना है 3। तो कितने मार्बल है जो ग्रीन नहीं है 13। कितने मार्बल है जो ग्रीन नहीं है 13। तो जो ग्रीन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। जो ग्रीन नहीं है ऐसे कितने बॉल मार्बल्स हैं 13, कितने में से 17 में से। तो ये तरीका होगा इसके ग्रीन नहीं है इस मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालने का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 100। 50 पैसे। 1 रुपए के कितने कॉइन्स है 50। 22 रुपीस कॉइन, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 20। एंड 10 रुपीस 5 कॉइन, 5 रुपीस के कितने कॉइन्स है 10। तो ये कितना हो जाएगा 180। टोटल कॉइन कितने हो गए 180। अब क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन को अगर हम ए मान रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ए का, यानी नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन सैंपल स्पेस। अब 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100। 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100, और टोटल कॉइन कितने हैं 180। बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, टोटल कॉइन कितने 180। तो दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, 2 5 2 9 आंसर आ जाएगा 5/9। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 50 पैसे कॉइन का 5/9। सेकंड क्या बोल रहा है, विल नॉट बी अ 5 रुपीस कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, रुपी फाइन कॉइन। तो अपन एक काम करते हैं, 5 रुपी कॉइन को दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। 5 रुपी कॉइन को हम एक इवेंट बी ले लेते हैं, तो उस बी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 रुपए के सिक्के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बच्चों आपको मालूम है टोटल कितने कॉइन्स है 180, 5 रुपए के कितने कॉइन्स है 10, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो 5 रुपए के कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/80। पर हमको क्वेश्चन में बोला क्या है बच्चों, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपए के निकलने की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या लिया पीबी। तो 5 रुपए के नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे पीबी बार। तो हमको निकालना क्या है पीबी बार, लेकिन हमको मालूम है कि इन दोनों का सम कितना होगा 1। पीबी का वैल्यू कितना है 1/18, पीबी बार का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे,
1 में से 1/18 को क्या कर देंगे, माइनस। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1/18 दैट इज 17/18। तो 5 रुपए के कॉइन नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 17/18। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium। गोपी ने क्या किया, फिश लिया अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग। अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक टैंक से फिश को निकाला और उस टैंक में कितने मेल फिश थे, 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे। एक टैंक है, इसमें कितने फिश थे, टोटल 8 + 5 टोटल फिश। टोटल कितने फिश है, 13 फिश। यानी टोटल फिश को हम क्या मानते हैं, NS। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मेल फिश की। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन सैंपल स्पेस। मेल फिश कितने हैं, 5, टोटल फिश कितने हैं, 13। तो मेल फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/13। बच्चों हमेशा याद रखना, जिस वैल्यू को निकालना है, मेल फिश को निकालना है, तो नंबर ऑफ मेल फिश कहां रहेंगे, ऊपर, टोटल फिश कहां रहेंगे, नीचे। तो ये आ जाएगा 5/13। A game of chance consists of spinning of an arrow which come to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन में बोल रहे हैं स्पिनिंग गेम खेल रहे हैं। इसमें क्या किया गया है, ऐसे अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं। क्या क्या नंबर लिखा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पर क्या रखा गया है, एक स्पिनर रखा गया है। तो आपने देखा होगा बच्चों, गेम सेम्स जहां खिलाते हैं वहां पे ऐसे स्पिनर्स रखे जाते हैं, फिर इसको घुमाया जाता है। अब पूछ रहा आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंटर 8 में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे अगर मैं 8 की प्रोबेबिलिटी को इवेंट ए लूं तो 8 निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, Na/NS। बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझ के बनाना। यहां पे टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर को कहां लिखते हैं, नीचे। हमारा काम का कौन सा नंबर है, 8, यानी सिर्फ एक ही नंबर हमारे काम का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। अगर ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या स्पिनिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर विल कम टू रेस्ट एट इवन नंबर, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता। कितने हमारे काम के नंबर होते, 4। तो हम काम के नंबर 4 ऊपर लिखते, टोटल नंबर को नीचे लिखते। लेकिन यहां सिर्फ एक ही चीज की प्रोबेबिलिटी पूछा है, 8 की। तो इतने नंबर में 8 सिर्फ एक ही है, तो हम लिखेंगे 1/8। अब सेकंड में देखो आपको क्या पूछ रहा है, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को अपन क्या ले लेते हैं, बी। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालना है तो पहले मुझे टोटल नंबर में ऑड नंबर कौन कौन से ये देखने पड़ेंगे। तो ऑड नंबर कौन कौन से बच्चों, जो 3 से डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, यानी हमारे काम के कितने नंबर है, 4। काम के कितने नंबर है, 4 और टोटल नंबर कितने हैं, 8। तो 4 और 8 को कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ग्रेटर देन 2। इसको हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, सी। अब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 2 से बड़े हैं। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितने नंबर हो गए ये, 6। तो हमारे काम के कितने नंबर है, 6। टोटल नंबर कितने हैं, 8। 2 3 2 4 तो आंसर विल बी 3/4। फिर लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9।
यानी लेस देन 9 को हमने क्या लिया, डी लिया। तो टोटल 9 नंबर से कम कितने डिजिट्स हैं? तो भगवान की दया से ये सभी नंबर 9 से कम है, यानी टोटल हमारे काम के कितने नंबर है, 8। और टोटल ऑप्शंस भी कितने हैं, 8। मतलब 9 से लेस नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखिएगा, जितने टोटल आउटकम्स है उसको नीचे रखना है, काम के नंबर को ऊपर रखना है। जो आपके काम के नंबर है, जितने नंबर्स आए हैं। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number. When a die is thrown, तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे पास, 1 2 3। डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम लूडो खेलते हैं तो जो हमारा पासा रहता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई। तो एक डाई के पास कितने नंबर्स रहते हैं, 6। इसका मतलब हमारे पास NS यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 6। अब क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ प्राइम नंबर। पहला क्या पूछ रहा है आपको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, और किससे डिवाइड होते हैं, 1 से। तो प्राइम नंबर को हम कौन सा इवेंट लेते हैं, ए। तो प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, Na/NS। अब यहां पे ऐसे NS मतलब टोटल नंबर, टोटल कितने नंबर है, 6। इसमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है। तो 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और 1, तो ये प्राइम नंबर है। 3 किससे डिवाइड होगा, खुद से और 1 से। 4 जो है खुद से और 1 से डिवाइड तो होता ही है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 किससे डिवाइड होगा, खुद से और 1 से, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 खुद से और 1 से डिवाइड होता है, लेकिन 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारे काम के कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/6, दैट इज 1/2। कितना होगा, 1/2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा प्राइम नंबर निकालने का 1/2। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। इसको हम क्या ऑप्शन लेते हैं, बी। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी की, तो बी में जितने केसेस आएंगे उसको ऊपर लिखेंगे काम के, और टोटल वैल्यू को कहां लिखेंगे, नीचे। टोटल कितने वैल्यूज हैं, 6। अब 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, ये 2 है और ये 6 है। इसके बीच में काम के कितने नंबर्स है, सिर्फ 3 नंबर है, 3 4 5। कितने नंबर है, 3। तो इसको 3/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितना हो जाएगा, 3/6, दैट इज 1/2। अब लास्ट जो है हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है एन ऑड नंबर, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, सी। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को क्या लेंगे, सी। तो देखते हैं ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं। ऑड नंबर कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो है 1 3 5। ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5। 3 हमारे काम के नंबर है, टोटल नंबर कितने, 6। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1/2। हम 3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, अ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक शफल्ड कार्ड है, कार्ड को अच्छे से फेंट लिया गया, शफल कर लिया गया, और उसमें से आपको कुछ कार्ड निकाले गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर बोल रहा है। तो बच्चों अगर आप इस डायग्राम को देखो तो रेड कलर के किंग कितने हैं, एक ये है और एक ये। टोटल कितने कार्ड्स है बच्चों, 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। उसमें हमारे काम के कितने पत्ते हैं, 2। तो आंसर हो जाएगा 2/52। तो ये हो जाएगा 1/26। बच्चों आपको ये मालूम रहना चाहिए कार्ड्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन एकदम इजी रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली क्या मेंशन किया गया है, किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग है, एक किंग ये और एक किंग ये, 2।
टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, 2 और 52 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फेस कार्ड। बच्चों टोटल कितने पत्ते रहते हैं 52। फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जिसमें फेस बने रहता है। किन पत्तों में फेस बना है, तो वो पत्ते ये हैं 3, 3, 6, 3, 9 और ये 3, 12, यानी टोटल फेस कार्ड कितने रहते हैं 12। तो आप देख रहे हैं अगर 12 है तो 12 पत्ते हमारे काम के, तो आंसर हो जाएगा 12/52। आप इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा। जब आपके पास कार्ड मालूम रहेंगे तो आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, रेड फेस कार्ड बोला है, वो पत्ते जिसमें रेड कलर रहेंगे और फेस रहेंगे। तो रेड फेस कार्ड कितने हुए, 3 ये फेस बने हुए रेड कलर में और 3 ये फेस बने हुए रेड कलर में। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 आउट ऑफ 52। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/26। तो क्वेश्चन बच्चों एकदम इजी है, बस आपको ये चीजें मालूम रहनी चाहिए कि कार्ड्स में कौन कौन से कलर्स होते हैं और कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैक ऑफ द हार्ट। हार्ट कौन सा पत्ता है, ये पूरा हार्ट है, ये पूरा हार्ट है। इसमें जैक कौन सा है, इसको बोलते हैं जैक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम। तो गुलाम पत्ता कितना है 1, हमारे काम का सिर्फ 1 पत्ता है। कितने पत्तों में से 52। टोटल कार्ड्स में से लेना बच्चों, सिर्फ हार्ट को मत ले लेना। तो जैक ऑफ हार्ट कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। नेक्स्ट बोल रहा है स्पेड। देखो बच्चों इसमें अलग अलग कार्ड्स जो रहते हैं उनके अलग अलग नाम है, आपको ये नाम मालूम होना चाहिए। ये जो पत्ते रहते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं डायमंड। इन पत्तों को अपन क्या बोलते हैं डायमंड। इसको हम क्या बोलते हैं क्लब, इसको क्या बोलते हैं हार्ट, और इन पत्तों को हम बोलते हैं स्पेड, इन पूरे पत्तों को। तो क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, स्पेड की। स्पेड के पत्ते कितने हैं, इस टोटल पत्तों को काउंट करेंगे आप तो कितने पत्ते हैं स्पेड के 30, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। तो 13 4 जा कितना होगा 52, तो आंसर हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो अब बच्चों देखते हैं डायमंड के पत्ते कौन से, ये है डायमंड के पत्ते। इसमें क्वीन कितनी है, सिर्फ 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे काम का सिर्फ 1 पत्ता है आउट ऑफ 52, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। तो बच्चों क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपके पास ये डायग्राम या आपके पास ये कार्ड्स खुले हुए हैं। तो ये कार्ड्स आप अपने दिमाग में खोल लेना, तो आपको कभी तकलीफ नहीं जाएगी। दिमाग में बैठा देना कि कौन से कार्ड कितने होते हैं करके। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, द 10 जैक क्वीन किंग। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड के हम कौन कौन से पत्तों को कंसिडर कर रहे हैं, कौन कौन से कार्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं, 10 जैक क्वीन किंग और एस, इन 5 को कंसिडर कर रहे हैं। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनको वेल शफल कर दिया गया, अच्छे से शफल कर दिया गया एंड उसको पलट के रख दिया गया फेस डाउनवर्ड। 1 कार्ड इज टेकन देन पिक्ड अप एट रैंडम। एक कार्ड को लिया गया और उसको रैंडमली देखा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो हम क्या करेंगे, जितने क्वीन है उसको टोटल नंबर ऑफ कार्ड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहां पर देख रहे हो आप टोटल कितने कार्ड्स है 5, इसमें क्वीन कितने हैं सिर्फ 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5। ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको पूरे 52 कार्ड्स लेने नहीं बोला है, आपको सिर्फ 5 कार्ड के बारे में बोल रहा है, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। इसमें से किंग को निकाल दिया, तो किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्वीन को निकाल लिए और उसको असाइड कर दिए, मतलब अब सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, पहले 5 थे, अब कार्ड्स कितने हो गए, 4, क्योंकि हमने क्वीन को हटा दिया, अलग कर दिया। अब पूछ रहा है, यानी क्वीन यहां से गायब हो गई। अब कितने पत्ते हो गए हमारे पास, 4 पत्ते हो गए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिकअप इज, पहला एस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। इस सेकंड के फर्स्ट में बोल रहा है एस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो नंबर ऑफ एस अपॉन सैंपल स्पेस। तो बच्चों टोटल अब पत्ते कितने हैं, 4। इसमें हमारे काम का कौन है, एस। एस कितने पत्ते हैं, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितना आएगा, 1/4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। अब फिर से क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो टोटल अब कितने पत्ते बचे बच्चों, 4, 1 2 3 4। लेकिन इसमें क्वीन कितनी है, एक भी क्वीन नहीं है, एक भी क्वीन नहीं है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले लेंगे, 0। क्यों, क्योंकि हमने क्वीन को निकाल के अलग कर दिया, तो अब जितने पत्ते बचे हैं उसमें क्वीन है ही नहीं, इसीलिए क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना होगा, 0। पीक्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 132 पेन क्या है, गुड पेन्स, और 12 क्या है, डिफेक्टिव पेन। तो हमारे टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 144। टोटल पेन को हम क्या लेते हैं, n कैस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। अगर हम एक पेन को लेते तो हम देख के नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है कि अच्छा पेन है, ठीक है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इसमें से एक रैंडमली एक पेन को निकाला गया। अब पूछ रहे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड वन क्या होगा हमारा, गुड वन हमारा इवेंट होगा। तो गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं बच्चों, सॉरी टोटल पेन कितने बच्चों, 144। गुड पेन कितने हैं, 132। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 12 से कटेगा और ये भी 12 से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 4। गुड बल्ब कितना होगा, टोटल बल्ब है 20, डिफेक्टिव 4 है, तो 16 क्या होगा, अच्छा बल्ब। तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब की। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब। टोटल बल्ब कितने हैं बच्चों, 20। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, कैंसल। तो ये आ जाएगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा, 1/5। इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, सपोज द बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। तो आपको मालूम था गुड बल्ब कितने थे, 16, डिफेक्टिव कितने थे, 4। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। फ्रॉम द रेस्ट मतलब डिफेक्टिव 4 थे,
बचे हुए जो गुड बल्ब है उससे एक बल्ब को निकाल दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अच्छा, क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, 16 अच्छे बल्ब है, 4 डिफेक्टिव बल्ब है। क्वेश्चन में बोला है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब डिफेक्टिव को छोड़ के गुड बल्ब से एक बल्ब निकाल लिया गया। तो अब गुड बल्ब कितने हो गए? 50। अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा? वो पेन क्या, वो बल्ब क्या होगा? गुड बल्ब। नॉट डिफेक्टिव मतलब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है मतलब अच्छा होगा। तो गुड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ गुड बल्ब अपॉन सैंपल स्पेस। तो आपके गुड बल्ब कितने हैं? 50। अब आप एक चीज देखिए बच्चों, पहले कितने बल्ब थे? 16 प्लस 4 20 बल्ब थे। उसमें से गुड बल्ब को निकाल दिया, 20 में से एक बल्ब निकाल दिए। अब 20 में से एक बल्ब निकल गए तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/19। बच्चों क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। गुड बल्ब बोलने की जगह नॉन डिफेक्टिव बोला गया है, नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव से कंफ्यूज मत होना, जो डिफेक्टिव नहीं है। जो डिफेक्टिव नहीं है मतलब अच्छा बल्ब है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हिंट किया गया है कि अच्छे बल्ब को निकाल दिया गया। तो 16 में से एक अच्छा बल्ब निकल गया, तो अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। और हमको अच्छे बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हो जाएगा 15/19। अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क। एक बॉक्स में 90 डिस्क है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। और वो डिस्क में, हर डिस्क में नंबर लिखा हुआ है। एक में 1 लिखा है, सेकंड में 2, थर्ड 4, ऐसे 90 नंबर्स लिखे हुए। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। तो बच्चों आपको मालूम है 2-digit नंबर, 2-digit नंबर, इसको हम एक इवेंट ए ले लेते हैं, ठीक। तो 2-digit नंबर कहां से चालू होगा? 10, 11, 12, अब 2 कहां तक जाएगा? 90 तक। तो ऐसे कितने लेटर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे 2-digit नंबर वाले? तो ऐसे जो 2-digit नंबर वाले नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 81। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के नंबर सिंगल डिजिट नंबर है। बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, 1 से लेकर 90 तक डिस्क है हमारे पास। उसमें से हमको सिर्फ किस डिस्क की प्रोबेबिलिटी निकालना है? जिसमें 2-digit नंबर। तो 2-digit नंबर कहां से चालू होगा? 10, 11, 12, 13, ऐसा कहां तक जाएगा? 90 तक। तो हमको किस नंबर को नहीं लेना है? हमको नहीं लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स को हमको नहीं लेना है। तो ऐसे कितने नंबर है? 9 नंबर्स है। तो टोटल कितने नंबर है? 90। टोटल कितने नंबर है? 90। हमको किस नंबर से मतलब है? 2-digit नंबर से मतलब है, 1 डिजिट से हमको मतलब नहीं है, 9 नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे काम के कितने नंबर्स रहेंगे? 81। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? Na/ns। तो आपके पास टोटल 90 नंबर है, उसमें से कौन से नंबर को हमको कंसिडर करना है? 2-digit नंबर को। 2-digit नंबर 10 से चालू होगा, 90 तक जाएगा। बच्चों 10 और 90 को माइनस करके नहीं, कॉमन सेंस लगाना। इसमें टोटल कितनी वैल्यूज होंगे? 81। अगर ये 11 से चालू होता और 90 तक जाता तो आपके 80 वैल्यू होते, लेकिन 10 को इंक्लूड कर रहा है तो 81 वैल्यूज होंगी। 9 से इनको कैंसिल कर देते तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 9/10। बच्चों बनाते समय कॉमन सेंस जरूर यूज करना, क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये आपको। सेकंड में बोल रहा है आपको अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर को कंसीडर करना है जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहां पर ऐसे नंबर लेंगे जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 का।
4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 का। 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 9। ऐसे नंबर्स हम कंसिडर करते जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर लिए तो 1, 2 का स्क्वायर लिए तो 4, 3 का स्क्वायर लिए तो 9, 4 का स्क्वायर लिए तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर लेते तो 100 हो जाता, पर हमारे डिस्क जो है वो 90 तक है, 100 को नहीं लेना है। तो हमारे काम के कितने नंबर्स आए? अप टू 9 तक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर कितने हैं? 90। आपके काम के कितने नंबर है? 3, 3 6 और ये 3 9। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। बच्चों प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। ये है किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 10 का स्क्वायर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन हमको 90 तक के नंबर को लेना है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। थर्ड क्या बोल रहा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो 5 का टेबल लिख लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये नंबर्स हैं जो हमारे किससे डिविजिबल है? 5 से। तो आपको इसी नंबर को क्या करना है? काउंट करना है। तो ये कितने होंगे बच्चों? 3, ये 3 6, ये 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। तो आपके 5 के डिविजिबल नंबर को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 18/90, दैट इज 1/5। A child has a die whose 6 pieces shows the letter as given below. बच्चों नॉर्मली हम अगर डाइस को देखेंगे तो उसमें लिखे रहता 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये बच्चे ने एक ऐसा डाई बनाया जिसके हर जगह पे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। 1 की जगह ए लिखा है, सपोज 2 की जगह बी लिखा है, इस तरीके से लेटर्स बने हुए हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो बच्चों आपको मालूम है ए निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 6। इसमें ए कितने बार आया है बच्चों? 2 बार, है ना। हमारे काम का लेटर कौन है? ए। ए कितने बार आया है? 2 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डी की। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स डी आया है। तो डी कितने बार आया बच्चों? सिर्फ एक ही बार आया है। और टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 6। तो डी लेटर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। हम एक डाई को लेते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो डाई के इस सर्कल के अंदर आने के चांसेस क्या होंगे? अगर सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है? 1 मीटर। इसका मतलब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी हमारा इवेंट क्या होगा? सर्कल में आना। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। और इसको अपन इवेंट क्या ले लेते हैं? ए। तो पी ए का वैल्यू क्या होगा? यहां पर यहां एरिया से मतलब है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमको सर्कल में चाहिए। और टोटल जो डायग्राम है वो किस में बना हुआ है? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल के अंदर ही क्या बना हुआ है? सर्कल। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। हम डाइस को फेंक कहां रहे हैं? इस रेक्टेंगल में फेंक रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एरिया है, इसमें सर्कल में आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है।
तो आपको मालूम है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। अब बच्चों यहां पे आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1। तो आप डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हो? 1। और नीचे दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का? 3। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 2। तो ये होगा इसका आंसर 22/7। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होल डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें डिवाइड के नीचे भी कोई वैल्यू रहता है तो वो आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मीन्स 7 इंटू 4 इंटू क्या लिख देंगे? 6। या आप ऐसा भी समझ सकते हो 6/1 है। जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, 1 कहां चले जाएगा? ऊपर, और 6 कहां जाएगा? नीचे। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 से सिंप्लीफाई किए तो ऐसा है, तो आंसर आ जाएगा 11/84। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी सर्कल के अंदर कितनी होगी? 11/84। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल बॉल पेन्स कितने हैं? 144 बॉल पेन्स कितने हैं? 144। इसमें कुछ रहेंगे डिफेक्टिव और कुछ रहेंगे नॉन डिफेक्टिव। मतलब कुछ अच्छे पेन रहेंगे और कुछ रहेंगे बुरे पेन, नॉन डिफेक्टिव। तो जो बुरे पेन है 20 आर डिफेक्टिव, यानी बेकार पेन कितने हैं? 20। तो नॉन डिफेक्टिव मतलब क्या होगा? गुड पेन। तो गुड पेन आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों। गुड पेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल में से 144 में 20 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 124। तो गुड पेन आपके कितने आ गए? 124। बच्चों जब हमारे पास गुड पेन आ गए तो हमारे पास ये पता चल गया कि गुड पेन कितने हैं? गुड पेन 124। डिफेक्टिव कितने हैं? 20। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बंदा पेन खरीदने गया वो तभी कर देगा जब वो अच्छा हो। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगा। द शॉपकीपर ड्रॉज one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? तो जो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको क्या बोल रहा है? she will buy it। वो लड़की नूरी पेन तभी लेगी जब वो कौन सा पेन होगा? गुड पेन। तो प्रोबेबिलिटी गुड पेन की क्या होगी? नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। टोटल पेन कितने हैं? 144। गुड पेन कितने हैं? 124। तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 6 जा 31/36। तो उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 31/36। शी विल नॉट बाय इट। वो कब नहीं खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव पेन होगा। और डिफेक्टिव पेन कितना है बच्चों? 120। टोटल पेन कितना है? 144। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 5/36। तो बच्चों इसके पेन नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितना? 5/36। पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 31/36। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो बच्चों। अगर आपको बोला है पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है करके, तो पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 31/36। तो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है बच्चों प्रोबेबिलिटी की, खरीदने के और नहीं खरीदने के प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, दोनों का सम इक्वल टू कितना होता है? 1। खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 31/36। तो नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? आप ऐसा करके भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको जो इजी लगता है उससे बनाओ, पर सही बनाइएगा बच्चों। 36 1 जा कितना होगा? 36। 36 माइनस 31 करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5/36।
इसका मतलब अच्छे पेन के खरीदने के चांसेस, सॉरी, पेन खरीदने के चांसेस कितने हैं? 31/36। पेन नहीं खरीदने के चांसेस कितने हैं? 5/36। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हेन इवेंट सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस का सम कितना आएगा? 2। 2 डाइस का सम कितना आएगा? 2। 2 डाइस में सम 2 कब आएगा? जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तब 2 आएगा, बाकी किसी को भी प्लस करेंगे तो 2 नहीं आएगा। तो हमारे काम का कितना वैल्यू है? 1 आउट ऑफ कितने? टोटल। अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, 2 डाइस को आप फेंकेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। कैसे आएंगे? सपोज आपने फर्स्ट डाई को फेंका तो उसमें 1 आया, और सेकेंड डाई को फेंका तो कितना आया? 1। ऐसा भी हो सकता है आप फर्स्ट डाई की वैल्यू को फिक्स कर दो कि आप फेंक रहे हो तो 1 आ रहा है, सेकेंड डाई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज, 1 1। फिर सेकेंड डाई में कितना आया? 2। फिर थर्ड बार फेंकोगे तो 3, फोर्थ बार फेंकोगे तो 4, ऐसे अलग अलग वैल्यूज आए। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन दोनों डाइस का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हो गए? 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो इन्हें हमारे काम का सिर्फ एक वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/36। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सम कितना आना चाहिए? 3। सम 3 कब आएगा? जब आप किसको किसको प्लस करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 1 2 को और 2 1 को। इन दोनों डाइस का सम कितना आएगा? 3। तो आपके काम के कितने नंबर है? 2 आउट ऑफ 36। ऐसे ही बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? सम कितना आना चाहिए? 2 डाइस का सम 4। 2 डाइस का सम 4 कब आएगा? जब एक डाइस 3 और 1 रहेगा, फिर या फिर 2 2 रहेगा या 1 3। यानी ये हमारे काम के टर्म में कितने टर्म है? 3/36। सिमिलरली अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 डाइस का सम कितना होना चाहिए? 5। 2 डाइस का सम 5 कब होगा? देखना बच्चों हमेशा ये है ना, ऐसा टेढ़ा रहता है इसका आंसर। इन दोनों का सम करेंगे तो 5, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 5, तो ये आ जाएगा 4/36। सिमिलरली अगर सम 6 आना चाहिए तो आप देख रहे हो अगेन ये दोनों इन वैल्यूज का सम कितना आएगा? 6। तो 1 2 3 4 5, 5/36। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सम कितना आना चाहिए? 7। सम 7 कब आएगा? जब किसको प्लस करें? 6 और 1 को, 2 और 5 को, 3 और 4, 4 3 5 2 6 1। इन सब का सम कितना आएगा? 7। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6/36। फिर 8 कब आएगा बच्चों? जब 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। मतलब आप ऐसा ही जाना हमेशा टेढ़ा। 1 2 3 4 5, 5/36। 8 सम कितना आएगा? जब 5/36। फिर उसके बाद 9 कब आएगा? जब 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 5 और 4 को, 4 और 5 को। तो बच्चों आप देख रहे हो 1 2 3 4, तो यहां पे कितना आएगा? 4/36। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो बच्चों देखना 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, अब कम हो रहा है 5 4, यहां पे कितना आएगा? 3/36। हम चेक कर लेते हैं हमारा सोच सही है क्या। क्वेश्चन में कितना लाना है? 2 डाइस का सम 10, तो 1 1 2 और ये 3, ये 3 का सम करोगे तो कितना आएगा? 10, तो 3/36। 11 कब आएगा? जब ये 2 का सम करोगे तो 2/36। और 12 कब आएगा? जब 6 और 6 का सम करोगे। तो बच्चों अगर आपके पास ये सैंपल स्पेस बना हुआ है, आपके दिमाग में फीड है, तो आप इसको बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको सैंपल स्पेस को बना लीजिएगा, और सैंपल स्पेस को बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी लगेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपके पास अलग अलग आउटकम्स है। क्या क्या ऑप्शंस है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड टोटल 11 ऑप्शंस है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको बोलेगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 11। उसमें 2 कितने बार है? एक बार। तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/11।
ऐसे ही आपको बोलेगा 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं 11, उसमें से 3 कितने बार आया है, एक बार, तो इसका भी ऑप्शन कितना होगा 1/11। इसका मतलब ये जो बंदा है वो सही बोल रहा है, वो स्टूडेंट सही बोल रहा है। डू यू एग्री विथ आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई योर आंसर, या वी डू एग्री विथ दिस आंसर, हम एग्री है इसके आंसर से। क्यों? क्योंकि हर जो वैल्यू आया वो एक ही बार आया है, तो उनके निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ऑप्शन 11 है और जैसे मेरे को 8 निकालना है, 8 भी एक ही बार आया तो उसका ऑप्शन होगा 1/11, यानी ये जो स्टूडेंट है वो सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, 1 रुपीस के कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। क्वेश्चन क्या है बच्चों समझना, एक कॉइन को टॉस किए कितने बार, 3 बार, तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हमारे सैंपल स्पेस क्या आएंगे बच्चों, हो सकता है तीनों टाइम क्या आ जाए, हेड, या हो सकता है 2 बार हेड आए और 1 बार क्या आए, टेल। 2 बार हेड आए और 1 बार क्या है, टेल। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगले बार हम ये इमेजिन करते हैं कि टेल जो 3rd टाइम आया था, अगली बार टेल कितने बार आएगा, 2nd टाइम, और उसके अगली बार टेल कितने बार आएगा, 1st टाइम में ही टेल आ जाएगा। ये ऑप्शन समझ आए क्या बच्चों। आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम क्या हुआ, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया हेड आया, तीसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया, तो 3 बार फेंकने से ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ये भी हो सकता है 2 बार फेंकोगे और तीसरी बार टेल आ गया, 2 बार हेड आया तीसरी बार टेल आया। ये भी हो सकता है पहली और तीसरी बार हेड आया और 2nd टाइम टेल आया, और ये हो सकता है पहली बार टेल आया उसके बाद दोनों बार हेड आया। मतलब आप यहां पर एक लॉजिक यूज कर रहे हैं, 2 बार हेड आ रहा है, 1 बार टेल आ रहा है, तो हम टेल की पोजीशन को चेंज किए, पहले 3rd टाइम में शिफ्ट किए, फिर 2nd टाइम में, फिर 1st टाइम। अभी हेड 3 बार था, फिर हेड 2 बार हुआ, अब हेड हम कितने बार लिखेंगे, 1 बार, और टेल को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। अब यहां पर भी बच्चों इसके पॉसिबल आउटकम के लिए हेड पहली बार है, जो अकेला रहता है उसी को घुमाते हैं, ये पहली बार है, फिर अगली बार जब हम इसको टॉस करेंगे तो हेड कहां पे आ जाएगा, 2nd नंबर पे, फिर अगली बार टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3rd नंबर पे। तो ऐसा आप बनाओगे तो आपसे कभी गलत नहीं होगा बच्चों। आप मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझ रहे होंगे। यहां 3 बार हेड है, यहां कितने बार हेड है, 2 बार, और टेल 1 बार है, तो टेल की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, जो सिंगल है उसी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हेड 1 बार आए और टेल 2 बार आए, तो अब हेड की पोजीशन सिंगल आई है, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम था, फिर 2nd टाइम हुआ, फिर 3rd टाइम। ये भी हो सकता है कि हेड आए नहीं, पूरे के पूरे वैल्यू क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो हमारे पास सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 8, ये 4 और ये 4, 8 सैंपल स्पेस होंगे। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ ना बदला तब जीतेगा जब तीनों रिजल्ट सेम होगा, यानी तीनों हेड आएगा तो जीत सकता है, या तीनों टेल आएगा तो जीत सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है या फिर वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। जब उसके तीनों हेड आए तो वो विन करेगा, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी ना आए, कोई भी एक अलग आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन केस में वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो हनीफ के लूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज के लिए हमने एल लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम बाय हनीफ। तो क्या होगा, नंबर ऑफ चांसेस व्हेन ही लूज। तो टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास, 8। वो लूज किन किन केसेस में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी लूज करने के ये 6 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो हनीफ के गेम लूज करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 3/4। अगर क्वेश्चन में पूछे रहता हनीफ के विन करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय हनीफ, टोटल चांस कितना है, 8। वो कब जीत सकता था, जब तीनों पत्ते क्या, तीनों कॉइन क्या शो करे, सेम वैल्यू शो करे, तो ये 2 कंडीशन में वो जीत सकता था। तो जीतने के कंडीशंस क्या होते हैं,
1/4। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? 5 दोनों बार ना आए, है ना? तो 5 will come at least once। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 आना ही नहीं चाहिए, ना एक बार आना चाहिए ना दो बार आना चाहिए। तो 5 कब नहीं आएगा, कब आएगा? इन केसेस में 5 आ रहा है। और किन केसेस में 5 आ रहा है? इन केसेस में। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नहीं आना चाहिए, तो कितने केस में 5 नहीं आया वो निकालना है हमको। टोटल कितने ऑप्शंस है? 36। 5 कब नहीं आया? इसमें नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 केस में 5 नहीं आया। बच्चों अब इसमें ये भी कर सकते हो, जितने केस में 5 आया उसको काउंट कर लो और उसको 36 से माइनस कर दो। तो ये हो गया 6 केस, ये हो गया 5 केस, 6 + 5 कितना हो गया? 11। इतने केस में 5 आया था, लेकिन हमको मतलब किससे? 5 के नहीं आने से। 36 - 11 करेंगे तो कितना आएगा? 25/36। तो 5 के नहीं आने के चांसेस कितने होंगे? 25/36। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार मतलब वो 2 बार आएगा तो भी हमारे काम का है। तो हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल ऑप्शन कितने हैं? 36। हमारे काम के कितने ऑप्शन है? 5 हमको चाहिए। अब पहले हमको 5 नहीं चाहिए था, सेकंड केस में हमको 5 कम से कम एक बार चाहिए। एक से ज्यादा बार आएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने ऑप्शन है बच्चों? 11। तो इसका आंसर होगा 11/36। बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें 5 हमको नहीं चाहिए था, एक बार भी नहीं चाहिए था। तो ऐसे कितने ऑप्शन थे? 25। 5 कम से कम एक बार चाहिए, उसके कितने ऑप्शन है? 11। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 36। तो जो काम के ऑप्शन रहते हैं ऊपर, टोटल ऑप्शन कहां रहते हैं? नीचे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग और आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails or 1 of each. सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन ही गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। हमारे पास कितने ऑप्शंस रहते हैं? 4। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये भी गलत है। 2 हेड और ये गलत है ऑप्शंस, क्योंकि टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ये एकदम सही है। हम डाइस को फेंकेंगे तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस आते हैं? 4 5 6। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालने बोला जाए तो टोटल ऑप्शन कितने हैं? 6। इसमें ऑड नंबर कौन कौन है? 1 3 5, यानी कितने काम के ऑप्शन है? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। सिमिलरली अगर हमको बोला इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? टोटल ऑप्शन कितने हैं? 6। और इवन नंबर कौन कौन से? 2 4 6, यानी 3 हमारे काम के। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन का आंसर सही है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी खत्म होता है। ये वो लास्ट चैप्टर था जो हमारे एनसीईआरटी बुक का है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर को अच्छे से करिएगा, उसके कंसेप्ट को क्लियर करिएगा और जितने ज्यादा पीवाईक्यूज हो सकते हैं उतने ज्यादा पीवाईक्यू को बनाइएगा। बच्चों अगर ऐसा लगता है कि आपको जो मैंने कंटेंट दिया वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि ऐसा लगता है कि किसी के काम ही आ सकता है तो इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।